हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मापन व मूल्यांकन। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत कुछ कठिन टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक को ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मापन और मूल्यांकन, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीजें? तो ये दोनों चीजें तो अलग अलग है, लेकिन जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि एवं विकास, उसी तरीके से ये दोनों भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? सबसे पहले देखते हैं मापन। मापन का मतलब क्या है? मापन का जो मीनिंग है वो है अंक प्रदान करना, यानी कि बच्चे को अंक देना या फिर ग्रेड देना। 40, 50, 60 कितने भी आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो एक बच्चे को 100 में से आपने 40 मार्क्स दे दिए, वो हो गया उसका मापन, यानी कि 40 मार्क्स मापन। अब मूल्यांकन की बात करें तो जिस भी बच्चे के ये 40 मार्क्स आए हैं, क्या वो बच्चा इन 40 मार्क्स के आधार पे अपनी नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक हुआ है, या फिर जो भी ये उसको मार्क्स मिले हैं, क्या वो जो भी उद्देश्य थे आपके टीचिंग से रिलेटेड बच्चे के, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है? इसको ही हम कहते हैं विश्लेषण, यानी कि इन मूल्यों का या जो भी मार्क्स हैं उन मूल्यों का अंकन या फिर गुणों का अंकन जो होता है उसको कहते हैं मूल्यांकन। यानी कि मापन जो होता है उसमें एक क्वांटिटी होती है, मापन आपका कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है, और मूल्यांकन आपका कैसा होता है? गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है। तो ये एक अंतर है इन दोनों में। और दूसरा हम बात करें कि इनमें क्या अंतर हो सकता है, तो जो मापन होता है वो केवल क्या करता है? जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है बच्चे का, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच क्या करता है? मापन करता है। लेकिन वहीं पे हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन बच्चे के तीनों जो पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों का ही जो मूल्यांकन है वो हम कह सकते हैं कि जांच करता है बच्चे के तीनों पक्षों की। और दूसरा अंतर जो मापन होता है, मापन का एक संकुचित एक क्षेत्र होता है, लेकिन मूल्यांकन बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक होता है। एंड मापन हमेशा औपचारिकताओं में किया जाता है, यानी मापन के लिए औपचारिकताओं का होना जरूरी है, यानी फॉर्मेलिटीज का। जैसे क्योंकि कोई एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्मेलिटीज तो जरूरी होंगी, लेकिन मूल्यांकन जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थिति में किया जा सकता है। बच्चे का संपूर्ण इवेल्युएशन, पूरा का पूरा इवेल्युएशन मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। जैसे एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो उसके लिए आपको कोई औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन में मापन और मूल्यांकन दोनों ही चीजें मिली हैं, तो मूल्यांकन ऑब्वियसली मापन से क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या फिर क्या गुण होने चाहिए? तो मेनली एक मूल्यांकन के, अच्छे मूल्यांकन के लिए या फिर आदर्श मूल्यांकन के लिए जो गुण होने चाहिए, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता। अब ये विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज में, अगर किसी क्वेश्चन में या फिर बच्चे के द्वारा दिए गए किसी आंसर में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है ऐसे मतलब किसी बच्चे को एक टीचर ने दिए हैं 50 मार्क्स और इसी बच्चे की कॉपी आपने 2-3 टीचर्स को और चेक आपने करवाई, लेकिन उसके बावजूद बच्चे के तीनों बार 50 मार्क्स ही आ रहे हैं, इसका मतलब जो चेकिंग की गई है वो कैसी है? वो विश्वसनीय है, वो रिलायबल है। इसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। वैधता, वैधता से क्या मतलब है? ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे या फिर जिस चीज के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई है, वो होगी वैधता। एग्जाम्पल के लिए अगर ये पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, ये एक क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो वैधता कहाँ पे रहेगी? जहां पे एक ही आंसर होगा उसको हम कहेंगे वैधता। नेक्स्ट आता है आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण यानी विभेद करना। तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिससे विभेद किया जा सके, यानी कि अंतर का पता लगाया जा सके। अब अंतर का पता कैसा लगेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सारे बच्चे कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको 60% बच्चा करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको केवल वही बच्चे करते हैं जो बच्चे मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप में रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों से ही क्या होता है? विभेदीकरण किया जाता है, यानी कि अंतर का पता लगता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन सभी का एक मिला जुला फॉर्म जो है वो वस्तुनिष्ठता में आता है। वस्तुनिष्ठता मतलब है वस्तुनिष्ठ एक रहेगा, यानी कि इसमें आत्मनिष्ठता नहीं आएगी। टीचर जो है वो अपनी सब्जेक्टिविटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। जो आंसर है वो सभी के लिए एक समान ही है, उसको हम कहेंगे वस्तुनिष्ठता, जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनाई जाती है अधिकतर। नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता मतलब है कि क्वेश्चन पेपर या मूल्यांकन इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसमें क्या हो, आपका पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड हो, यानी कि व्यापकता होनी चाहिए किसी में भी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस होता है, पढ़ के बच्चे जाते हैं तो यही रहता है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो, कहीं कुछ छूट ना गया हो। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम में क्या है? व्यापकता है। उसमें पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरीके से पूछा जाता है कि पूरा सिलेबस एक ही पेपर में इंक्लूड हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। तो मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मेनली 2 प्रकार, फॉर्मेटिव और समेटिव, एफए और एसए। ये सुना भी होगा आपने। तो हिंदी में तो इसके काफी होते हैं, जैसे रचनात्मक, संरचनात्मक या इस तरीके के शब्द आते हैं। एंड समेटिव के लिए आता है आपका समेकित या फिर योगात्मक, लेकिन इंग्लिश में 2 ही वर्ड रहते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो एक चीज इसमें ध्यान देना, जो इन दोनों का अनुपात होता है वो क्या होता है? 40% आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए, और 60% बच्चे का इवैल्यूएशन होता है किससे? समेटिव असेसमेंट से, यानी कि एसए से। और ये जो एसए हैं ये 2 बार कराए जाते हैं और एफए आपके 4 बार, यानी 4 बार 10% साल में चारों का होता है, और उसमें 30% एक बार और 30% दूसरी बार, टोटल 60% समेटिव इवैल्यूएशन में पूछा जाता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो आप बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो सारा का सारा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। और समेटिव असेसमेंट में यानी कि कुल योग एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जब बच्चे का परीक्षा ली जाती है तो उस परीक्षा को हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी कि निश्चित समयावधि के बाद उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हो पाई है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। और एक चीज और ध्यान देने वाली है, एक टर्म आता है रिमेडियल टीचिंग, यानी कि निदानात्मक उपचार जिसको कहते हैं। तो निदान करना यानी कि कारणों का पता लगाना कि बच्चे को क्या तकलीफ आ रही है पढ़ने में, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका पता किसमें लगाया जाता है? फॉर्मेटिव या समेटिव? जब साल में या एक निश्चित टाइम के बाद आप बच्चे का असेसमेंट लेंगे, उसके परीक्षा करवाएंगे, तो उससे तो कारणों का पता नहीं लगेगा, लेकिन जब बच्चे के सारे ही एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा तो उससे ये पता लगाता है। तो इसीलिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इससे क्या होता है? निदानात्मक, यानी कि जो बच्चे के कारण हैं, बच्चे को क्या समस्याएं आ रही हैं पढ़ाई करने में, वो सारी चीजों का पता लगाया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में ग्रेड नहीं दिए जाते हैं, जबकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? इसमें बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है। और साथ ही साथ एक चीज और, समेटिव असेसमेंट क्या है? समेटिव असेसमेंट आपका है सीखने का आकलन। क्या है? सीखने का आकलन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि समेटिव असेसमेंट क्या है। तो समेटिव असेसमेंट है आपका सीखने का आकलन। सीखने का आकलन से मतलब है, सीखने का आकलन है कि कितना सीख लिया है बच्चे ने, कितना सीख लिया। आपने बच्चे को कोई चार चैप्टर पढ़ाए किसी भी सब्जेक्ट के और 2 महीने में आपने उसका टेस्ट ले लिया, तो 2 महीने में बच्चे ने कितना सीखा है वो उसका क्या कहलाएगा, समेटिव असेसमेंट यानी सीखने का आकलन। और अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसमें आएगा सीखने के लिए आकलन, यानी बच्चे को सीखने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपका आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो ये तो था 2 प्रकार के जो असेसमेंट होते हैं या फिर जो मूल्यांकन के प्रकार हैं उनका। अब इसके बाद एक चीज और आती है, मूल्यांकन की विधियां। क्या है, मूल्यांकन की विधियां, यानी कि किन किन तरीकों से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें मेनली 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। क्या होता है, फर्स्ट वन इज परिमाणात्मक और दूसरा है आपका गुणात्मक, वही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की बात इसमें की जा रही है। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव एंड परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। तो इसमें क्या होता है, परिमाणात्मक में तीन टाइप से इसका किया जाता है। एक होता है लिखित, यानी कि जो रिटन टेस्ट लिया जाता है। सेकंड होता है मौखिक, यानी कि जो ओरल टेस्ट लिया जाता है। थर्ड होता है प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के थ्रू भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। और लिखित में 2 चीजें आ जाती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका सब्जेक्टिव, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से बच्चे को दे सकते हैं या फिर निबंधात्मक या लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन बच्चे को दिए जा सकते हैं। और गुणात्मक में क्या आता है, गुणात्मक में आपका आता है, इसमें भी होती हैं कुछ चीजें। एक होता है आपका इसमें रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल यानी कि 1 से 10 तक कोई रेटिंग है, उसमें आप बच्चे को कितना दे रहे हैं। या फिर सीधे सीधे एग्जांपल, आजकल स्टार्स का है, कुछ भी चीज आप फॉर एग्जांपल स्विगी से आप कुछ मंगाते हैं तो वहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कुछ करते हैं, वहां पे रेटिंग देने की बात आती है, स्टार दिए जाते हैं 1 2 3 4, तो वही आपका क्या है, रेटिंग स्केल है। एंड सेकंड इसमें आता है इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार। एंड इसके बाद इसमें थर्ड आता है आपका संचयी आलेख, संचयी आलेख। एंड नेक्स्ट आपका आता है गुणात्मक में निरीक्षण, यानी कि बच्चे को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका अपने साथी जो पीयर ग्रुप है उसके साथ कैसा व्यवहार है, ये चीजें आती हैं। एंड एक और इसमें आता है आपका केस स्टडी। तो ये सारी चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत इंक्लूड है, यानी कि ये इसकी विधियां हैं। तो ये तो था आपका मापन एवं मूल्यांकन। इसके बाद एक चीज और आती है मूल्यांकन में, आप लोगों ने सुनी भी होगी, CCE। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और अगर हम हिंदी में बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब ये कॉन्टिन्यूअस सतत और कॉम्प्रिहेंसिव समग्र या फिर व्यापक। सतत का मतलब क्या है, जो कॉन्टिन्यूअस चलता रहे, कभी नहीं रुकने वाला। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, यानी कि बच्चे का ऐसा इवेल्युएशन या फिर इस प्रकार का इवेल्युएशन जो बच्चे के सभी पक्षों का अध्ययन करे तथा साथ ही साथ वो कैसा हो, वो कभी भी रुकने वाला ना हो, यानी कि वो बिल्कुल कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहे। यानी कि बच्चे का सेशन स्टार्ट होने से लेके सेशन के एंडिंग होने तक जो इवेल्युएशन चलता है उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और ये किस प्रकार का होता है, ये बच्चे के भावात्मक, क्रियात्मक तथा ज्ञानात्मक तीनों ही पक्षों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और एक चीज और, ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी कि CCE जो है ये कब लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया था पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को। इसको क्या किया गया था, इसको
लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को एक चीज और लागू हुई थी, क्या हुई थी? आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो जब शिक्षा का अधिकार लागू किया गया तभी इंडिया में इसको भी क्या किया गया था? लागू किया गया था। और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने इसको कब लागू किया? तो सीबीएसई ने इसको पहली बार क्लास 9th के बच्चों के लिए 2009 में लागू किया था। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 9th के बच्चों के लिए सीबीएसई ने इसको 2009 में लागू किया था और पूरे देश में ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो यही चीजें हैं मापन एवं मूल्यांकन में। बहुत ज्यादा नोट्स बना के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझने की चीजें, अगर समझ गए तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। और सीसीई है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है, 40% एंड 60% आता है। विधियां हैं इसकी परिमाणात्मक और गुणात्मक, और मूल्यांकन के गुण हैं विश्वसनीयता, वैधता, विभेदीकरण। तो इसी के आधार पे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।